Hello friends, hello. Today I am going to make a video class for 11th class. This is very important class for you. Okay? 11th class जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, मैकेनिक्स फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके पहले आपने यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। यस, तो काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। यू आर फाइंडिंग ऑल दिस थिंग्स, यू आर एनालाइजिंग दिस थिंग्स। तो उसकी स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है ऑब्जेक्ट का। अल्टीमेटली ये सब होगा कब? जब आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे। When apply the force, object get displaced. Okay? So, what is the force? जब आप किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, this is the force. Pushing and pulling is the force. Okay? So force is very important. So I discuss today first of all from the force. Force जो है बहुत important है. So we are going to discuss about the. So what is the force? Pull and push is a force. Pull and push are forces. बेसिकली बात करें, हम बात कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स में, हम बात कर रहे हैं बड़े ऑब्जेक्ट की। आप जब किसी चीज को धकेलेंगे, आप जब किसी चीज को पुश करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें स्पीड होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो हमारे को आज जो है सबसे पहले फोर्स की बात करनी है। तो सबसे पहले कि फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर, तो आंसर क्या होगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। What is force? Force is a vector quantity. First of all, force कैसा quantity है? Which type of quantity it is? It is a vector quantity. So for describing the force, two things are very necessary. One is magnitude. One is magnitude of the force. Force की magnitude क्या है? किसी भी physical quantity को express करने के लिए magnitude is must. And second is direction. Second is direction is important. If there is a vector quantity, then direction is very important. और force के लिए one more important thing, point of application. Third thing is point of application. Point of application. Point of application. Got this? आप देखिए, हमें three things जो है force के लिए बहुत important है. One is the magnitude, another is the direction, and third one is point of application. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा बात हम रोटेशन के चैप्टर्स में करेंगे। इट विल गिव द टर्निंग इफेक्ट, इट विल गिव द रोटेशनल इफेक्ट। सो हम जो सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं यहाँ डायरेक्शन का। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए लेट्स सी हियर कि ये आपका कोई सरफेस है। सपोज दिस इज द सरफेस एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आप इसको इस तरह से किसी फोर्स से पुश करेंगे, ऑब्जेक्ट विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सपोज दिस इज द सरफेस। ओके, गॉट दिस? सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के। फोर्स कितने टाइप्स का होता है? तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के बेसिकली 4 टाइप्स है। हम उनको 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे कि फोर्स के बेसिकली 4 टाइप्स कौन से हैं। तो प्लीज whatever you want to write it, pause the screen and write it. Okay? Okay. Next है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसके टाइप्स की बात हम करेंगे। टाइप्स कितना है? तो पहला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्सेस हैं, दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्सेस हैं, ये जो हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है बहुत ही फेमिलियर है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस आप जानते हैं, ईच एंड एवरी वन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशंस। Each and every object of the universe attract to each others, and that is the force of gravitation. Earth attracts every object towards its center. That is the gravitational force. Okay.
Next, third one is contact force. Third one is contact force. Contact force means क्या? It arises due to the contact of two surfaces. When two surfaces came into contact, then contact force came into. Okay, but sometimes just you see, gravitational force is non-contact force because object is there is a fan inside the classroom. It is hanging above, and Earth is attracting the fan towards the center. So without contact, this force act. Okay, when two charges are separated by some distance, two charges is separated by some distance, there is attraction, there is a repulsion, but there is contact is not needed. But contact force नाम suggest करता है when two surfaces came into contact, then these forces arises. हमें contact force के बारे में यहाँ स्टडी करना है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा, तो हम contact force की बात करेंगे. और लास्ट है और फोर्थ है न्यूक्लियर फोर्सेस. Nuclear forces. Okay, so basically these are the four types of forces. Now we are going to describe about the contact force. Okay, so pause the screen and write down. Okay, now we are going to discuss contact force. Contact force क्या है? Contact force. Okay. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अभी हमने बात करा तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो बेसिकली है उसमें पहला रहता है नॉर्मल रिएक्शन. पहला जो हम बात करेंगे वो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन. कॉन्टैक्ट फोर्स जो रहेगा वो पहला क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन रहेगा. ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स नॉर्मल रिएक्शन. यस, कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड टेंशन. एक कॉन्टैक्ट फोर्स हमें स्टडी करना है. नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड वन इज फ्रिक्शन, ओके, और टेंशन. इसकी बात करेंगे हम. यहाँ जो हमें इन तीनों के बारे में स्टडी करना है. पहले नॉर्मल और टेंशन देखेंगे. फ्रिक्शन के लिए एक सेपरेट चैप्टर्स भी है. ओके, बट कॉम्पिटिशंस में कंबाइंड क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ओके, सो हम एक एक करके बात करते हैं कि नॉर्मल क्या है. उसके पहले जैसा हमने लिखा है ऊपर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सबसे पहले न्यूटन्स के जो लॉज हैं उसको थोड़ा सा एक बार बेसिक समझ कर लेते हैं, फिर वन बाय वन जो है नॉर्मल को, टेंशन को और फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करेंगे. ओके, यस, ओके, पॉज द स्क्रीन एंड राइट डाउन. यस, हेलो. तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले न्यूटन्स लॉ की हम बात करें तो आपको पता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है. तो एक बार हम आपको डिस्क्राइब करते हैं. इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन अ मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन इट विल इन रेस्ट और इन मोशन, it will continue in rest or in motion. Yes, same as before. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज कहता है कि if object is in rest, it will remain in rest unless and until it is compelled by some external force. जब तक आप किसी फोर्स से कंपेल नहीं करेंगे, रेस्ट के ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा. If object is a uniform motion in a straight line, it will remain in a uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इट विल बी इन द कांस्टेंट स्पीड unless until it is compelled by some external force. So this is also known as law of inertia. Inertia के टर्म्स में भी इसको आप जान सकते हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है. एक बार क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए रेस्ट में, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर इसका एफ नेट 0 है, एफ नेट इज 0, नेट फोर्स इस पर 0 है, so it will remain in rest. It will remain in rest. ओके, और यही ऑब्जेक्ट है. उसका सेकंड स्टेटमेंट था ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट विल रिमेन इन मोशन. इट विल remain in motion as before. It will remain in motion as before. So first law is clear to you. Yes, if object is in rest, it will remain in rest,
Object is in motion, it will remain in motion. Without any external force, you cannot change the state of the object. Yes, got this? Yes. Okay, yes. अब हम जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यू अंडरस्टूड वेरी वेल. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन. सेकेंड लॉ तो देखिए न्यूटन साहब ने क्या कहा है, फोर्स F इज इक्वल टू dp अपॉन dt. dp अपॉन dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ओके, हियर p इज द मोमेंटम and p is the momentum. Got this? Yes. Or you can write p equal to mass into velocity. Okay, so if this is F is the force, got this? Means force F equal to dp upon dt, rate of change of momentum is directly proportional to the force. Okay, equal to force. You can also write m dp upon dt. Okay, m dp upon dt, p equal to mv, put mv, m is here, or dp upon dt. M dp upon dt is A. So F equal to M into A. Sometimes you say F equal to Ma is the second law. Exactly it is coming from here. यहाँ हमने क्या किया है, if mass is constant, mass is constant, mass is constant. तो दिस इज आवर सेकेंड लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर्स में हम सबसे ज्यादा F equal to M into A इसका यूज करेंगे, because we have to find out the acceleration of the object and forces given. So we will study here. So this is very very important. Okay. Yes, you got this? This is the second law. Yes. हम आपको एक जो है going to discuss how it is utilized. जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया, let's see here. आप देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि there is an object. This is the 2 kg object and 10 Newton of force is applied. 10 Newton force is applied on it. आपको पता है अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो there is a acceleration. What is the acceleration? तो आप लिखेंगे F equal to M into A. A equal to F upon M. What is the F? 10 Newton divided by 2 kg. Okay, so it will be 5 meter per second square. तो इस तरह के प्रॉब्लम पहले भी आप करते आ रहे हैं, बट इट इज फ्रॉम हियर F equal to M. Okay, so you can write. Now I think, and third law, this is the second. And third law, you know, there is an action and reaction equal and opposite. Okay, every action has equal and opposite reactions. Every action has equal and opposite reactions. And action and reactions are act on two different objects. Yes, so they do not cancel to each other. So this is the third law, very very important. So these are the 3 laws of Newton's. Okay, तो यहाँ तक आपको क्लियर है. फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, सेकेंड लॉ क्लियर हो गया, थर्ड लॉ क्लियर हो गया, और इस तरह से हमको सेकेंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You can derive the first law and third law from the second law. So हम अब थोड़ी सी बात करेंगे उसके बाद नॉर्मल की, और उसके बाद बात करेंगे टेंशन की. Okay, got this? Pause the screen and write down. Okay, so now I am going to give idea about the normal. What is the normal? So let's normal. First of all, इस चैप्टर्स में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स है, बट पहले हम बेसिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल अभी हमने बात किया कि कांटेक्ट फोर्स दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल होगा. सपोज करिए, एक एग्जांपल से देखिए, सपोज करिए कोई हमारा सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट को, अर्थ जो है नीचे mg से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस सरफेस से इसको नॉर्मल जो है ऊपर की ओर मिलेगा. ओके, क्लियर है आपको? सो सपोज करिए कि सो दिस इज द नॉर्मल. ओके, बट नॉर्मल लगता कैसे? नॉर्मल कैसे लगता है? ओके, तो इट एक्ट्स
it acts perpendicular to the contact surface such a way that it try to compress the object. Normal, how it acts? It acts perpendicular to the contact surface and try to compress the object. Object in such a way that it try to compress. Okay, क्या होता है? It acts perpendicular to the surface and in such a way that it tries to compress. अब क्लियर हो रहा है क्या कि नॉर्मल जो है ऑलवेज एक्ट perpendicular to the contact surface and try to compress the object. Just let's see two examples how it acts. Okay, got this idea? Yes, आपको ये आइडिया मिल गया होगा. एक दो एग्जांपल्स हम आपको क्लियर करते हैं. सपोज करिए कि एक ब्लॉक है. आप देखिए, दिस इज द ब्लॉक A, this is the block B. So what will happen? This object A apply the normal in AB on B, normal on B by A, and this is normal on A by B. Okay, so this is the perpendicular. Here also normal like this, and here, okay, it will like that. Okay, so this is the way. Agar suppose here it is the object, what will happen? Perpendicular to the surface. Normal acts perpendicular to the surface. Okay, showing the mass index. So got this idea? Normal, this is the contact force, and always it acts perpendicular to the contact surface. Okay, thank you. आपने यहां तक समझ लिया है? Yes, pause the screen and write down. Yes. Hello friends. तो करंट कॉन्टैक्ट फोर्स में जो सेकेंड था फ्रिक्शन, उसको हम अलग सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. थर्ड जो है टेंशन, जिसको बेसिकली हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. तो टेंशन की बात करते हैं. ऐसे भी आपको बहुत टेंशन होता है. टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सो डोंट टेक टेंशन, डू द हार्ड वर्क, बी पॉजिटिव. ओके, टेंशन जब यहाँ आएगा फिजिक्स में तो क्या करता है? फिजिक्स में टेंशन क्या करता है? टेंशन जब भी बात करेंगे तो हम रोप होगा, स्ट्रिंग होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे. ऑब्जेक्ट इज टाइड विद द स्ट्रिंग एंड बाय द रोप. तो सबसे पहले टेंशन की बात होगी तो स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग की बात होगी या रोप की बात होगी, इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है. टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स ऑलरेडी इन नो. ओके, इट इज ए कांटेक्ट फोर्स. अब टेंशन आया, अब हम जैसे स्ट्रिंग लेंगे तो हमारे इस चैप्टर में हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो मासलेस रहता है. कंसीडर हम करते हैं मासलेस स्ट्रिंग. मास होगा, उसको हम बेसिकली डील करेंगे जब प्रॉब्लम्स आएगा तो. और दूसरा रहता है इनएक्सटेंसिबल. क्या रहता है? इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल मीन्स क्या होता है? इट कैन नॉट स्ट्रेच मोर. आप उसको और ज्यादा खींच नहीं सकते. दैट इज इनएक्सटेंसिबल. तो ये दो एजम्पशन है. स्ट्रिंग जो होगा वो मासलेस होगा. और सपोज करिए एक एग्जांपल को देखते हैं. सपोज करिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट एंड बोथ इज टाइड विद द रोप और स्ट्रिंग. सपोज करिए कि हियर दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी. You are applying the force F on this. So what will happen? Tension in this rope will develop, and tension acts along the string in such a way to reduce its length. टेंशन कैसे एक्ट करता है? along the string. इस स्ट्रिंग के along ही टेंशन एक्ट करेगा. टेंशन will act along the string such a way to reduce. आप फोर्स लगाएंगे तो रिड्यूस करने के लिए टेंशन ऐसा डेवलप हो जाएगा. यहाँ लगाएंगे तो टेंशन ऐसा डेवलप हो जाएगा. ओके, सो टेंशन क्या कर सकते हैं? इट acts along the
string on the string in such a way to reduce its length. Okay, तो ये बेसिक आइडिया रखिए. सपोज करिए another examples I take another examples. Suppose करिए this is a string and there is an object hanging by this string. What will happen? Okay, if mass is in mg downward direction, g is extension due to gravity, and tension will develop in this way. Okay, in such a way that reduce the length of the string. उसको ऐसा भी देख सकते हैं आप. उसको ऐसे it acts away from the object. It acts, tension acts away from the object. This is the object. It acts away from the. This is the object. It's away from the object. एक ऐसा भी आइडिया है. ओके, so this is the tensions. तो नॉर्मल और टेंशंस. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. In next video lectures I will discuss about free body diagrams. So pause the screen, write down. Thank you very much for today class. Thank you.